Hello students, so today we will proceed the chapter that we were doing yesterday. Okay, we have completed this chapter 5 secondary activity of fundamentals of human geography, class 12th geography book. Okay, so now we are going to start second video from this topic, that is classification of manufacturing industries. So as I told you before, this flow chart has to be learned anyhow, so that in detail we will be able to learn it. Okay, now industries based on size. So we have already seen the industries which are based on size are cottage or household industry, small scale, large scale. So industries based on size, the amount of capital which is required here, number of workers which are employed and volume of production determine the size of industry. मतलब कितने ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट लगने वाले हैं, मतलब पैसे लगने वाले हैं इस इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए, नंबर ऑफ वर्कर कितने अवेलेबल हैं और कितने अमाउंट जो है उस प्रोडक्ट को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है. ठीक है, तो उसके बेसिस में 3 पार्ट्स में ये सारी इंडस्ट्रीज डिवाइड होते हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे कॉटेज हाउस होल्ड इंडस्ट्री और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, सो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, ये सबसे छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. ठीक है, आर्टिशंस जो होते हैं, आर्टिशन कौन होते हैं, जो उस चीज़ या प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल रॉ मटेरियल का, मतलब आसपास में पाए जाने वाले रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं और बहुत ही सिंपल से जो भी टूल्स होता है या मशीन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं. कोई भी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ होती है इसमें. ठीक है, ताकि वो सारे डेली के जो आइटम्स है अपने घर में बैठे बैठे वो बना सके और साथ ही साथ उनके फैमिली मेम्बर्स भी एज अ पार्ट टाइम लेबर काम कर सके उनके साथ. ठीक है, जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हाउस होल्ड में हो सकता है कि उसी हाउस होल्ड में हो या फिर वो कहीं और भी सेल करने के लिए जा सकता है. अब सेल करने के लिए काफ़ी दूर नहीं, लेकिन लोकल मार्केट में ये यूज़ हो सकता है या फिर उसको बार्टर सिस्टम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. बार्टर सिस्टम मतलब कि अगर कहीं भी जाओगे तो अगर कोई सेकंड पर्सन है, अगर उसे वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी और उसके बदले आपको उसके बनाए हुए प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप दोनों अपना जो भी सामान प्रोडक्ट जो आपने मैन्युफैक्चर किया है वो आपस में क्या कर लोगे, एक्सचेंज कर लोगे. वो बार्टर सिस्टम होता है. कैपिटल और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस या ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है. क्यों? क्योंकि इसकी कमर्शियल वैल्यू जो होती है, सिग्निफिकेंस जो होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना ही नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसमें टूल्स वगैरह और मशीन वगैरह यूज़ होते हैं वो लोकल ही बनाए जाते हैं, लोकली अवेलेबल होते हैं वो. ठीक है, नाउ अब इसमें देखो एक ऐसी एग्जांपल दिया हुआ है, ये कॉटेज इंडस्ट्री का ही. मैन मेकिंग पॉट्स इन हिज कोर्टयार्ड, वो अपने घर के बाहर में ही कोर्टयार्ड वाले एरिया में ही वो क्या बना रहा है, पॉट्स बना रहा है. दिस इज एग्जाम्पल फ्रॉम नागालैंड. देन अनदर एग्जाम्पल इज बैम्बू बास्केट मेकिंग, मैन इज वीविंग, वो जो बैम्बू बास्केट होता है वो बना रहा है. ये बना रहा है अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल रोड साइड में, मतलब इसमें कोई किसी इस तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर की इसको ज़रूरत नहीं पड़ी है. ओके, सम कॉमन एवरीडे प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं इस मैन्युफैक्चरिंग में. फूड स्टफ हो गया, फैब्रिक हो गया, मैट हो गया, कंटेनर, मतलब बहुत ही छोटे डेली घरेलू जो आइटम्स होते हैं उनका ही ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. ठीक है, फर्नीचर हो गया. फर्नीचर अब ये नहीं कि बड़े बड़े सोफ़े या बहुत इस बेड बड़े बड़े, ये सब नहीं, छोटे मोटे जो चेयर्स आते हैं वो सारी चीज़ें या टेबल आते हैं वो बना सकते हैं वो. ठीक है, शूज़ हो गया, फिगरिन्स हो गया, यानी कि कोई भी अगर किसी भी आइडल का, गॉड का या गॉडेसेस का अगर उनको मूर्ति बनानी है तो. ठीक है, वुड से, ज़्यादातर वुड का यूज़ करेंगे वो. वुड, लॉट एंड फॉरेस्ट का इस्तेमाल करके वो सारी चीज़ें बनाते हैं. शूज़, टोंग्स एंड अदर आर्टिकल्स फ्रॉम लेदर, ये जो शूज़ वगैरह है वो तो लेदर से ही बनाएंगे. पॉटरी वगैरह एंड ब्रिक्स जो होते हैं वो क्ले और स्टोन का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो देखो आसपास ये ईजिली जो है, ये अगर विलेज एरियाज़ में जाओगे तो वहाँ पर मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, तो कहीं से और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. गोल्ड स्मिथ्स जो होते हैं, यानी कि जो सोने चांदी बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, वो जो होते हैं वो उनका काम है स्पेसिफिकली ये सारी चीज़ें बनाना. ठीक है, सम आर्टिफैक्ट्स एंड क्राफ्ट्स आर मेड आउट ऑफ बैम्बू वुड ऑब्टेन लोकली फ्रॉम द फॉरेस्ट. गोल्ड स्मिथ का तो ये काम है कि उसको गोल्ड चाहिए होगा, उसको गोल्ड का ये माला बनाने के लिए. ठीक है, और सिल्वर का भी अगर उसे बनाना है नेकलेस तो वो उसको सिल्वर चाहिए होगा. लेकिन ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है यहाँ पे लोकल ही जो होता है, जो बनाते हैं लोग, वो वुड हो गया या बैम्बू हो गया या आसपास के लोकल फॉरेस्ट प्रोडक्ट से बनाते हैं. अब आ जाते हैं दूसरे टाइप ऑफ इंडस्ट्री में, जो कि साइज से के अकॉर्डिंग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. ये क्या होता है, ये हाउस होल्ड इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि ये क्या होता है कि यहाँ पे इसकी टेक्निक अलग होती है उनसे, और उसके जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो जगह होता है वो भी चेंज होता है. या इसका मतलब कि वो जो वर्कशॉप या फैक्ट्री होगा वो उसके घर के बाहर कहीं ओपन हुआ होगा. ठीक है, नाउ ये जो मटेरियल, ये जो टाइप का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये लोकल रॉ मटेरियल ही यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है तो इसमें भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. लेकिन क्या है, देखो इसमें सिंपल पावर ड्रिवन मशीन, यानी कि थोड़े एडवांस कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के कंपेरिजन में थोड़े सिंपल मशीन जो है वो यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल में. और सेमी स्किल्ड लेबर, जैसे कॉटेज में एकदम ही स्किल्ड लेबर नहीं थे, फैमिली मेम्बर के द्वारा भी काम कराया जा सकता है, लेकिन स्मॉल स्केल में क्या है कि सेमी स्किल्ड, मतलब थोड़ा बहुत काम आना चाहिए. ठीक है, ये जो होते हैं ये एम्प्लॉयमेंट आसपास के लोगों को प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे लोकल लोग जो हैं उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाते हैं कि आप, हमने ये सारी सामान बनाए हैं एंड देन नाउ यू कैन बाय दिस बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल.
जो इंडिया जैसे कंट्री, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ हैं, इन्होंने लेबर इंटेंसिव मार्केट जो है वो काफ़ी डेवलप कर दिया है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को क्या करके, इंट्रोड्यूस करके। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई है, ठीक है। छोटे मोटे फैक्ट्री भी अगर खोलेंगे, उसमें अगर 20 पीपल भी काम कर रहे हैं उस लोकल एरिया में, तो उन 20 पीपल मतलब 20 फैमिलीज़ के घर में क्या जा रही है, अर्निंग जा रही है, इनकम जा रही है। सो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। अब आ जाते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। दोनों से, स्मॉल स्केल और कॉटेज से, दोनों से ही ये क्या है, अलग है बिल्कुल लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल में क्योंकि नाम ही लार्ज स्केल दिया गया है, इसका मतलब ये है कि इसमें मार्केट काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड वे में इन्वॉल्व है और ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर जहाँ पे जिस भी जगह पे कोल जैसे मिनरल पाए जाएंगे, वहाँ पे ही ये इंडस्ट्री ओपन की जा सकती है। सेमी स्किल्ड लेबर जो है वो भी रहेंगे, इसके साथ साथ स्किल्ड लेबर भी रहेंगे जो कि बहुत एडवांस तरीके का टेक्नोलॉजी का काम जो है वो कर पाए, ठीक है। इसके अलावा असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन होगा। ये नहीं कि एक ही थोड़ा सा क्वांटिटी है तो 4 लोग मिलकर कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर, तो उसमें क्या है कि एक टाइप के वर्कर को एक ही जैसा काम मिलेगा। कि अगर कोई पेंट में, अगर उसका पेंट का ड्यूटी दिया हुआ है कि आपको ये प्रोडक्ट का पेंटिंग करनी है, ये कलर होना चाहिए, तो वो एक ही जो लेबर है वही करेगा। सो असेंबली लाइन इज़ दियर। ये नहीं कि मैं फिर से एग्जांपल कार का ही लूँगी कि वही की कार जो है वो एक ही जगह पे वो उसके पार्ट जो हैं वो असेंबल हो गए हैं, एक ही जगह पे वो जहाँ जहाँ उसको फिक्स करना है वो हो गए हैं, एक ही जगह पे उसमें फीचर ऐड किए जा रहे हैं, एक ही जगह पे उसमें लाइट्स ऐड की जा रही हैं, एक ही जगह पे वो पेंट हो रहा है फाइनली, ठीक है। तो ये नहीं होगा, एक एक सबका अपना अपना आगे आगे एक स्टेजेस होगा, उसी को बोलते हैं असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन, ठीक है। और इसमें लार्ज कैपिटल, ऑब्वियसली बात है, इतना सारा ह्यूज काम कर रहे हैं तो इसके लिए कैपिटल यानी मनी इज़ रिक्वायर्ड ना। ये जो टाइप के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, ठीक है, ये डेवलप होते हैं, ये लास्ट 200 ईयर्स में जो है वो डेवलप हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता ही होगा कौन से एरियाज़ में हुए होंगे, जो कि आज के डेट में क्या है, काफ़ी पावरफुल एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो कि यूके है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएस है, यूएसए है एंड यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। नाउ इट हैज़ डिफ्यूज्ड, और ये कब हुआ था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था 17th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन की कंट्रीज़ को, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया। जैसे ही देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा कोई रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, तो उन्होंने उसे ब्रिटेन में ही लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि अपने भी कंट्री में उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इस तरीके से उनके भी कंट्री में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जैसी यूनिट खुल पाए, ठीक है। वहीं हम उस समय पे हमारी इंडिया जो थी वो अभी क्या थी, कोलोनाइज्ड थी, अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल। सो वी वर नॉट एबल टू स्टेप अहेड, ओके, वी वर ओनली प्रैक्टिसिंग आवर ओल्ड एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ओके। नाउ इट हैज़ डिफ्यूज टू ऑलमोस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और धीरे धीरे करके ये सारे कंट्रीज़ मेरे 200 ईयर्स पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन हमारी जैसे कंट्री हो गई, चाइना हो गई, इंडोनेशिया हो गई, अदर साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हो गए, वहाँ पे काफ़ी देर में लेकिन पहुँचा पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नाउ बात आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल, अब क्या है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, अब ये सब में से सबसे ज़्यादा हार्ड और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लार्ज स्केल का ही है। इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया है, वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन को ग्रुप किया गया है 2 ब्रॉड टाइप्स में, ठीक है। पहला देखो क्या है, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन जो होते हैं वो थिकली क्लस्टर्ड होते हैं फ्यू मोर डेवलप्ड कंट्रीज, इन अ फ्यू मोर डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब कुछ ही कंट्री होंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चल रही होगी। जैसे जर्मनी है या फिर एयरलाइंस है, ठीक है। तो एयरलाइंस का बिजनेस जो है वो या फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा यूएसए जो है वो एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर उन्होंने क्लस्टर बना दिया है कि यहीं के और आसपास के जो कंट्रीज़ हैं यही लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ये एयरलाइन इंडस्ट्री को, ठीक है। और सेकंड आते हैं हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन विच हैव डिफ्यूज टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि दूसरी एक और चीज़ें हुई ये सारे डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। पहले तो एक चीज़ हुआ कि जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन थे वो एक ही जगह पे सीमित रह गए, ठीक है। और दूसरा जो है वो हाई टेक्नोलॉजी मशीन्स तो आए लेकिन वो लेस डेवलप्ड एरिया में काफ़ी कम जा रहे थे। तो इस वजह से आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आज के डेट में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जिनके पास सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारे कुछ ऐसे ही हैं कि उन्होंने एक तो अपना क्लस्टर बनाया कि मतलब हम आसपास ही रहेंगे और एक दूसरे का हेल्प करके हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिससे कि वर्ल्ड में सिर्फ हम ही जो हैं क्या कर पाए, हम ही एक हब बना ले अब इंडस्ट्रियल एरिया का। और दूसरी चीज़ ये है कि हाई टेक्नोलॉजी इतनी काफ़ी ज़्यादा थी कि बाकी सारे कंट्रीज़ जो हैं जो लेस डेवलप्ड थे, अंडर डेवलप्ड है, वो अफोर्ड भी नहीं कर पाए। सेकेंड ऑफ ऑल उनके पास उतने तब बहुत सारी कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी, तो इस वजह से लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो हाई टेक्नोलॉजी जो है वो पहुंच पाए। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन इनपुट्स और रॉ मटेरियल। ये सेकंड टाइप ऑफ क्या है फ्लो चार्ट का सेकंड
टाइप है, ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट और रॉ मटेरियल इसको फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, नंबर 2 मिनरल बेस्ड, नंबर 3 केमिकल बेस्ड, नंबर 4 फॉरेस्ट बेस्ड एंड नंबर 5 एनिमल बेस्ड। ये जितने भी नाम यहाँ पे हैं 5 टाइप्स ऑफ नेम है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ वही हैं जो कि ये सारे नाम से रिलेटेड हैं। कि मतलब अगर एग्रो बेस्ड बोल रहा है तो मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मिनरल बेस्ड बोल रहा है तो मतलब मिनरल इंडस्ट्री है, केमिकल बेस्ड है तो यानी केमिकल इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट बेस्ड है यानी वुड इंडस्ट्री है, एनिमल बेस्ड है मतलब डेयरी इंडस्ट्री है, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे आ जाते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? वो होती है इंडस्ट्रीज जो कि रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं फील्ड से, यानी कि एक एरिया जो होता है एग्रीकल्चर लैंड एरिया जो होता है वहाँ से उठा करके उनको फार्म एरिया से उठाकर उनको एक जगह पे लेकर के जाना, यानी कि एक फैक्ट्री में लेकर या मिल्स में लेकर के जाना, जिससे उसका वहाँ पे उसका फिनिश प्रोडक्ट जो है वो बनाया जा सके, ठीक है, और बाद में उसे रूरल एंड अर्बन मार्केट्स तक पहुँचाया जा सके जब वो फाइनली फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि जो एग्रीकल्चर का होता है, जो भी एग्रीकल्चर में ग्रो हो रहा है वो जैसे ही ग्रो होता है उसके बाद तो सीधे तुरंत मार्केट में नहीं पहुंच जाता है। वो बहुत सारे एग्री, जैसे कॉटन हो गया, कॉटन को अब निकाल करके सीधे मार्केट में थोड़ी भेज दोगे। कॉटन को पहले हार्वेस्टिंग करने के बाद पहले एक जगह कलेक्ट करोगे और उसके लिए एक फैसिलिटी बनाई होगी कि अब ये इस जगह पे जा करके ये फाइनली कॉटन जो है वो कॉटन क्लोथ में कन्वर्ट होगा। अब वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो जाएगा मार्केट में, ना कि रॉ कॉटन जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, शुगर हो गया, पिकल्स हो गया, फ्रूट जूसेस, बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी, कोकोआ, स्पाइसेस एंड ऑयल फैट्स एंड टेक्सटाइल्स, कॉटन, जूट, सिल्क एंड रबर, ये सारे एग्जांपल हैं। ये सारे के सारे फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड से ऑब्टेन होते हैं एंड फर्दर उसको क्या किया जाता है, प्रोसेस एंड सेल। फूड प्रोसेसिंग इसमें ही केवल बताया गया है, क्योंकि बाकी सारे तो आप नाम से समझ लो कि फ्रूट जूसेस यानी कि फ्रूट को ग्रो अगर करेंगे हार्वेस्टिंग करने के बाद उसमें से जो लिक्विड कंटेंट होगा उसको एज अ फ्रूट जूस क्या करेंगे, सेल करेंगे। पिकल्स, शुगर, ठीक है, शुगर केन से वो शुगर को ऑब्टेन करेंगे। फूड प्रोसेसिंग क्या होती है इसको हम देखते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग इंक्लूड्स कैनिंग, प्रोड्यूसिंग क्रीम, फ्रूट प्रोसेसिंग एंड कॉन्फेक्शनर, ठीक है, कॉन्फेक्शनरी। While some preserving techniques such as drying, fermenting, and pickling have been known since ancient times, these had limited applications to cater to the pre-industrial revolution demands, ठीक है। तो अब क्या है कि पहले क्या होता था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था तो उसके पहले की जो बात है वहाँ पे सारी चीज़ें होती थी जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हो रहा है, मतलब फील्ड से ला करके फिर उसको फाइनली फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट करके सेलिंग की जा रही है। लेकिन ये सारे थे, लेकिन कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन थे। मतलब क्या है कि रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी नहीं थी, फर्मेंटिंग फैसिलिटी नहीं थी, पिकलिंग, ड्राइंग, ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, मतलब कुछ मशीन्स अवेलेबल नहीं थे, प्रिजर्विंग टेक्निक्स नहीं थे, मतलब कि जिससे कि उनको क्या किया जाए और ज़्यादा क्वालिटी बनाया जाए वो प्रोडक्ट का, या और ज़्यादा दिन तक वो सर्वाइव हो पाए, ठीक है। अगर वो किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है जहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा तो वहाँ पे जाते जाते ख़राब ना हो जाए, ये सारे प्रिजर्विंग टेक्निक्स जो थे वो नहीं थे। तो फूड प्रोसेसिंग के अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से इसको कैनिंग यानी कि निकालना, प्रोड्यूस करना, उसमें से क्रीम, फ्रूट प्रोसेसिंग करना, कॉन्फेक्शनरी करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ हैं, क्या है मतलब ये सारी की सारी चीज़ें फूड प्रोसेसिंग में होती हैं, ठीक है। अब ये सारी जो अलग ड्राइंग, फर्मेंटिंग, पिकलिंग, ये लोगों को पता तो था पहले के टाइम पे, मगर इन लोग का ज़्यादा यूज़ नहीं पता था, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एग्री बिजनेस। एक जो बॉक्स में दिया हुआ है ये क्वेश्चन जैसे 1 मार्क्स में पूछ लेता है, जिससे कि मतलब कि या फिर एमसीक्यू में आ जाएगा वो, ठीक है। चलो इसे पढ़ते हैं। एग्री बिजनेस, तो इसका आप वर्ड का मतलब ही समझते होंगे। एग्री का मतलब तो एग्रीकल्चर ही होता है, एंड बिजनेस का मतलब होता है द सेलिंग एंड बाइंग एंड गेटिंग द प्रॉफिट। सो दिस इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल वर्ड जहाँ पे आ गया मतलब वो क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है। ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल स्केल पे किया जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस किया जाता है, मतलब कि लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। हुज मेन इंटरेस्ट लाई आउटसाइड एग्रीकल्चर, उनको एग्रीकल्चर से मतलब नहीं है, उनको सीधे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। मतलब उस एग्रीकल्चर से निकलने वाले प्रोडक्ट या फिर उस एग्रीकल्चर से निकलने वाले जो क्रॉप्स हैं वो क्या फाइनली उनको आउटपुट दे रहे हैं या प्रॉफिट दे रहे हैं, उस चीज़ से मतलब है। जैसे क्या हो गया, लार्ज कॉपरेशन इन टी प्लांटेशन बिजनेस, जैसे अगर चाय की खेती करते हैं तो अब वो कितने पत्तियाँ जो हैं टी की वो निकल रही हैं, ऑब्टेन हो रही हैं, और फाइनली वो जो आप टी यूज़ करते हो एवरी डे वो फाइनली उसमें कन्वर्ट होकर के वो क्या प्रॉफिट दे रही हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्री बिजनेस, ठीक है। एग्री बिजनेस में ऑब्वियसली बात है फाइनेंसेस आर रिक्वायर्ड। ये मैकेनाइज्ड होते हैं क्योंकि जब वो पैसे लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है मशीन प्रोवाइड करेंगे ही। साइज़ इनके लार्ज होते हैं, ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे तैसे काम नहीं होता है। रिलायंट ऑन केमिकल्स, केमिकल क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए होता है तो वो केमिकली चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं जिससे कि उनको फर्टिलाइजर वगैरह ईजिली ऑब्टेन हो जाए। दे मे बी डिस्क्राइब्ड एज एग्रो फैक्ट्रीज, इसे क्या बोल सकते हैं, एग्रो फैक्ट्रीज भी बोल सकते हैं सिनोनिमसली, ठीक है। नाउ एग्री बिजनेस इज रिलेटेड टू, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि एग्री बिजनेस का मतलब, एग्री बिजनेस मतलब एग्रीकल्चर विच इज़ डन फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। इट इज़ फाइनेंस्ड बाय द बिजनेस पीपल
हुज मेन इंटरेस्ट इज़ टू गेन द प्रॉफिट, ठीक है। एग्जाम्पल टी प्लांटेशन बिजनेस, ठीक है, यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। फर्दर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो आप ये छोटी छोटी जो कैरेक्टरिस्टिक है इसे याद रखो, मैकेनाइज, लार्ज साइज, हाईली स्ट्रक्चर, और इसी जो कॉमा जो दिया हुआ है इस कॉमा में जो वर्ड्स आ रहे हैं उसको एक एक पॉइंट आप बनाओगे, ना कि एक लाइन से लिखते जाओगे। अगर वो लाइन से लिखते जाओगे तो वो उतने लाइन में ही आपका सारा आंसर कवर हो जाएगा, लेकिन आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है तो कॉमा, हर एक कॉमा के बाद ये अलग पॉइंट हो गया, फिर इस कॉमा के बाद ये अलग पॉइंट हो गया, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री मिनरल पे बिल्कुल डिपेंडेड है, ठीक है। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो फेरस मेटालिक मिनरल, फेरस क्या होता है, Fe, यानी Fe इज़ अ केमिकल फार्मूला फॉर आयरन, ठीक है। तो ये जो है सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बट सम यूज़ नॉन फेरस मेटालिक मिनरल, वो सारे मिनरल जिसमें Fe यानी कि आयरन कंटेंट नहीं है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ज्वेलरी इंडस्ट्री हो गया, इसमें आयरन की आवश्यकता नहीं है, मतलब होती भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं। तो मैनी इंडस्ट्रीज यूज़ नॉन मेटालिक मिनरल सच एज सीमेंट एंड पॉटरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है वो, जैसे मेटालिक का मतलब क्या होता है कि जो वो मिनरल जिसमें मेटल्स हैं, ठीक है। अब मेटल्स हैं यानी कि वो फेरस है, उसमें आयरन कंटेंट है, और नॉन मेटालिक है मतलब उसमें मेटल्स नहीं है, यानी कि दे डू नॉट हैव एनी आयरन कंटेंट इन दैट। तो दोनों टाइप के इंडस्ट्रीज, चाहे फेरस हो चाहे नॉन फेरस हो, दोनों में ही क्या होता है, दोनों की ही जो यूज़ है वो डिफरेंट फील्ड में की जाती है। इस वजह से ये जो इंडस्ट्री होती है वो पूरी की पूरी मिनरल बेस्ड होती है। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो नेचुरल केमिकल मिनरल्स का यूज़ कर रही है। मिनरल ऑयल जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वो जो ओशन एरिया से, ओशन शोर एरिया से जो निकल रहा है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में उसे यूज़ करते हैं। सॉल्ट, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ज़रूरी नहीं है कि केवल वो पेट्रोलियम के या पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें, ठीक है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो होती है वो काफ़ी वास्ट होती है। उसमें क्या है कि जैसे जो व्हीकल होते हैं, 4 व्हीलर्स होते हैं, उसके जो सिंथेटिक टायर्स होते हैं, या PVC पाइप होती है, ठीक है, या ग्रीस वगैरह जो होता है, जो काम आता है पेंट वगैरह में, ये सारी चीज़ें भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का पार्ट है। नॉट ओनली दैट या ये पेट्रोलियम ऑयल प्रोवाइड करेगा केवल, ठीक है। सॉल्ट हो गया, शुगर, सल्फर हो गया, पोटैश इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज नेचुरल मिनरल्स। केमिकल इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड एंड कोल, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्री उस पर भी डिपेंडेड, वो रॉ मटेरियल पर भी डिपेंडेड है जो कि वुड और कोल से ऑब्टेन होता है, ठीक है। जो भी केमिकल्स जो हैं वो वुड और कोल में होते हैं वो भी क्या होता है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। सिंथेटिक फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये अदर एग्जांपल है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। यही सारे जो प्लास्टिक होते हैं या सिंथेटिक फाइबर जो बनाए जाते हैं वो और किसी चीज़ से नहीं बल्कि केमिकल का यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए ये सारे प्रोडक्ट को बनाने वाली इंडस्ट्री को बोलते हैं केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। मतलब जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को यूज़ करके चीज़ें बना रहे हैं वो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल की तरीके से उसको यूज़ करेंगे। टिम्बर हो गया, फर्नीचर इंडस्ट्री। टिम्बर क्या है कि सबसे ज़्यादा हार्ड वुड उसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा हार्ड वुड होता है वो जो फॉरेस्ट में पाया जाता है, और बेसिकली वो फर्नीचर इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा दिन तक चलेगा और वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे कि आपके घर में कोई भी फर्नीचर आइटम है तो टिम्बर इज़ देयर इन दैट, ओके, मतलब टिम्बर का यूज़ हुआ ही हुआ है। वुड हो गया, बैम्बू हो गया, ग्रास फॉर पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। ग्रास तो एक क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट फॉरेस्ट का प्रोडक्ट है, तो यू विल फाइंड कि पेपर इंडस्ट्री में वो काफ़ी यूज़ हो रहा है। लैक फॉर लैक इंडस्ट्री, ठीक है। लैक भी एक टाइप का फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, नेचुरली ऑब्टेन होता है, और वो लैक यानी कि सम स्टिकी टाइप ऑफ मटेरियल इज़ देयर, ठीक है, स्टिकी टाइप का मटेरियल होता है, वही सारी चीज़ें जो है वो फॉरेस्ट से इनको मिलते हैं। ये हो गया फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्री। अब जाते हैं एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे। तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि वो इंडस्ट्रीज़ जो एनिमल पे बेस है, मतलब कि लेदर एनिमल से चाहिए, वूल एनिमल से, वो उसी से वो क्या, वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे न्यूजीलैंड हो गया, वर्ल्ड के फाइनेस्ट वूल जो है न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, वहाँ से ही सारे कंट्रीज़ जो हैं क्या करते हैं, अपने नेटिव कंट्री में इंपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड से। तो वहाँ के ऑब्वियस ही बात है कि वो शिप का वूल्स वगैरह जो है वो यूज़ कर रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। ये सारे के सारे एनिमल से ही आ रहे हैं। इसके अलावा आइवरी हो गया, दिस इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एलिफेंट्स टस्क्स, ठीक है। तो जो बैंगल्स वगैरह बनाए जाते हैं या कोई भी ऑर्नामेंट वाले जो आइटम्स बनाए जाते हैं जो कि हार्ड होते हैं, जल्दी अगर गिर गए तो वो टूटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं होंगे, तो उसी को बोलते हैं आइवरी। जो वाइट जो हार्ड मटेरियल होता है, जो एनिमल का टस्क होता है, ठीक है, सो फ्रॉम दैट आइवरी इज़ ऑब्टेन, ठीक है। तो आइवरी इज़ नोन फॉर अ वेरी हार्ड मटेरियल, ठीक है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। उसको किसी भी ऑर्नामेंट आइटम में कन्वर्ट करो, चाहे नेकलेस बनाओ, चाहे उसके रिंग बनाओ, ठीक है, फिंगर रिंग्स जो होते हैं, या बैंगल बनाओ, सो दैट कैन बी वेरी वेरी हार्ड, ठीक है।
दैट विल बी वेरी वेरी हार्ड एंड विल नॉट बी ब्रोकन। सो ये सारी चीज़ें कहाँ से ऑब्टेन हो रही हैं? एनिमल से ही ऑब्टेन हो रही हैं, तो इसका मतलब ये एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट और प्रोडक्ट, यानी कि जो आउटपुट उनको मिल रहा है उस पर डिपेंडेड है। कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं? हमने ऑलरेडी इसको देखा था पिछले वाले, बेसिक हैं एंड द कंज्यूमर, ठीक है। आउटपुट और प्रोडक्ट, बेसिक इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। लेट अस सी दिस. So you have seen some machine and tools made of iron or steel. The raw material for such machines and tools is iron and steel. Obvious सी बात है कि जो भी आप मशीन का यूज़ करते हो, ठीक है, जो भी आप मशीन का यूज़ करते हो वो और किसी चीज़ से नहीं, वो क्ले से तो बनानी है, सीमेंट से बनानी है, ठीक है, या फिर कोई भी सॉफ्ट मटेरियल से नहीं, ग्रासेस से तो बनानी है, वो किससे बना है? आयरन और स्टील से ही बना है। मतलब अगर मशीन का अगर कोई पार्ट्स जोड़ा गया है और उसको फाइनली मशीन बनाया गया है तो वो आयरन और स्टील का यूज़ होगा ही होगा, क्योंकि दैट विल बी वेरी वेरी हार्ड। नाउ द रॉ मटेरियल फॉर सच मशीन एंड टूल्स इज रॉ आयरन एंड ओर। अब उस मशीन को भी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा वो आयरन एंड स्टील ही है, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो मशीन से दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए आयरन एंड स्टील की ज़रूरत है, ठीक है। और जो मशीन, खुद जो मशीन है उसको भी बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल आयरन एंड स्टील को ही यूज़ करना होगा, ठीक है। तो क्या है, विच इज़ इटसेल्फ एन इंडस्ट्री। अब आयरन एंड स्टील तो एक खुद ही इंडस्ट्री है, ठीक है। अगर मान लो कि छोटा सा एक सुई भी अगर कोई बना रहा है तो वो सुई भी तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से ही बन के आ रही है। अगर एक छोटा सा नेल यानी काठी भी अगर कोई बना रहा है तो वो भी तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से आ रही है, ठीक है। तो द इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक अदर गुड्स बाय यूजिंग देम एज रॉ मटेरियल आर बेसिक इंडस्ट्री। तो ये बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है, जो वो इंडस्ट्री जो कि खुद को दे रही है इस्तेमाल करने के लिए ताकि दूसरा प्रोडक्ट भी उससे बन पाए, ठीक है। यानी कि जैसे एग्जांपल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक जगह पे लोकेटेड है, वहाँ पे हर टाइप के आयरन एंड स्टील पाए जाते हैं। अब वहाँ पे कोई पर्सन गया है जो कि दूसरा इंडस्ट्री का इंसान है, ठीक है, मतलब कोई दूसरा इंडस्ट्री का है, उसे फॉर एग्जाम्पल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का है वो जो बिजनेसमैन है, या फिर वो किसी एयरलाइंस का है या स्पेस क्राफ्ट इंडस्ट्री का है। तो वो सारी चीज़ें बनाने के लिए वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के पास जाएगा कि हमें ये आयरन एंड स्टील की रिक्वायरमेंट है, तो वो उनको उतना प्रोडक्ट बना के देंगे। तो जब वो खुद ही एक इंडस्ट्री है और खुद आयरन एंड स्टील उनको जितना क्वांटिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल स्पेस क्राफ्ट इंडस्ट्री को चाहिए, तो वो उनको बनाने के लिए उतना दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये टाइप के इंडस्ट्री जो खुद को ही एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है दूसरे इंडस्ट्री में उनका प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द लिंक आयरन एंड स्टील मशीन्स फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लोथ्स फॉर यूज बाय कंज्यूमर। कि जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक जगह पे है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का इस्तेमाल करके एक नई मशीन को बनाया गया ताकि उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कॉटन वगैरह, क्लोथ वगैरह का इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ पाए और उससे क्लोथ्स जो है वो बन पाए। अब वो जो क्लोथ्स फाइनली बन के तैयार हो गए वो कंज्यूमर यानी मार्केट में फाइनली सप्लाई होने के लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग ब्रेड्स एंड बिस्किट्स, टी, shops and toiletries, paper for writing, televisions etc. are consumer goods or non-basic industry, ठीक है। अब कंज्यूमर गुड्स का मतलब ही है, उसके नाम से ही रिलेटेड है। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कि कंज्यूमर के को पहुंचाए जा रहे हैं, कंज्यूमर के लिए बनाए गए हैं और उनको डायरेक्टली पहुंचाए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि विच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स डायरेक्टली, मतलब वो उनके, अभी ये बीच में कोई वो नहीं है कि मतलब कोई ये नहीं आएगा कि हाँ कोई बीच में मिडल मैन है या कोई ऐसा इंडस्ट्री वाला पर्सन आ गया कि हमें ये बनाना है, लाओ दो, हमें आयरन एंड स्टील की रिक्वायरमेंट है। नहीं, वो जो फैक्ट्री है या वो जो इंडस्ट्री है वो चीज़ें बनाएंगे। जैसे टीवी, किसी पैनासोनिक हो गया, ओनिडा हो गया या सोनी हो गया, एलजी हो गया, ये सारे ब्रांड्स ने अपने अपने जो टीवी टेलीविजन्स हैं वो बनाना शुरू किए और वो बनाने के बाद वो मार्केट में लेकर के गए और कंज्यूमर ने उन्हें डायरेक्टली ख़रीदा। तो वो जब वो डायरेक्टली चीज़ों को खरीद रहे हैं तो वो कहलाती है कंज्यूमर इंडस्ट्री। ये याद रखना, दोनों में अंतर है, बेसिक और कंज्यूमर में। बेसिक इंडस्ट्री में ये है कि कोई भी अगर इंडस्ट्री है जो कि इनिशियल में वो इस तरीके की इंडस्ट्री है जो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में काम आती है, ठीक है। लेकिन जब वो जो प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है, वो बनने के बाद वो डायरेक्टली जब कंज्यूमर के पास जा रहा है तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। मतलब कंज्यूमर को ये नहीं पता कि वो जो टेलीविज़न जिसने बनाया उसने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जा करके बोला कि हमें इतने इतने अमाउंट की आयरन एंड स्टील चाहिए। जब वो टेलीविज़न बनाने वाले ने, एलजी, सोनी, ये सारे टीवी, एलईडी ये सब बनाने वाले जो फैक्ट्री हैं, उसने जब आयरन एंड स्टील वाली इंडस्ट्री के पास जाके बोला कि हमें इतने आयरन एंड स्टील की ज़रूरत है, तो वो बेसिक इंडस्ट्री हो गई, वो एज अ उसको बेसिक इंडस्ट्री यूज़ कर रहा है। लेकिन जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया एज अ टेलीविज़न, तो फिर उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं है, वो सीधे जा करके कंज्यूमर को बेचेगा और जैसे ही वो कंज्यूमर को सेल किया तो वो क्या बन गया, कंज्यूमर इंडस्ट्री, ठीक है। सो दीज आर देयर। नाउ ब्रेड एंड बिस्किट्स, ब्रेड एंड बिस्किट्स में क्या है, ये भी वही है।
कि क्या हो रहा है कि मतलब जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं वो मशीन में उसको बनाए जा रहे हैं एंड डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये बेसिक इंडस्ट्री तब आती है जब वो काम को या किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो पुराने वाले किसी इंडस्ट्री में या जिससे वो बन सकता है वो प्रोडक्ट उसके पास जा रहे हैं। लेकिन कंज्यूमर का तो ये काम नहीं है। कंज्यूमर तो बोलेगा नहीं कि हाँ मेरे को ये ब्रेड और बिस्किट चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ कि जहाँ पे ये बनाया जाता है फैक्ट्री में वहाँ जा कर के लेता हूँ। वहाँ तो वो जाएगा नहीं, वो कहाँ जाएगा, शॉप में जाएगा और उसको डायरेक्टली खरीदेगा। जब वो डायरेक्टली खरीदेगा उसे बोलेंगे कंज्यूमर इंडस्ट्री। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। ये लास्ट वाला था हमारा, जो कि क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब ये क्या है, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप पे डिपेंडेड है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, दे आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। अब देखो तीनों का अलग अलग है। जैसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मतलब जो गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री मतलब जिसको प्राइवेट पर्सनस जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं वो इस अपने पैसे को स्प्लर्ज करके वो बिजनेस या वो फैक्ट्री ओपन किया है उन्होंने। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री मतलब क्या होता है कि पब्लिक भी उसमें इन्वॉल्व है, मतलब गवर्नमेंट भी उसका पार्ट है कुछ ना कुछ, जो शेयर वो कंज्यूम करते हैं। और प्राइवेट जो है, प्राइवेट पर्सन जो है, प्राइवेट कोई बिजनेसमैन जो हो गया, वो भी उस इंडस्ट्री को क्या कर रहा है, ओन कर रहा है। मतलब दोनों का 50-50% क्या है, पार्ट है। दैट इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर में पहले देखते हैं, वो बेसिकली ये गवर्नमेंट ही इसको ओन करता है। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारे PSU हैं। PSU का फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल में ही है। सोशलिस्ट कंट्रीज कौन होती हैं, वो कंट्रीज जो कि मतलब इंडस्ट्री से लेके एग्रीकल्चर फील्ड, जॉब्स, एवरीथिंग, एजुकेशन, सारे के सारे वो कंट्री ही ओन कर रहे हैं। मतलब वो गवर्नमेंट ही जो है उसको जो चला रही है वही ओन कर रहे हैं। इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, मतलब प्राइवेट प्लेयर इसमें आना चाहे तो वो नहीं आ पाएगा। हाँ, उस प्राइवेट प्लेयर को अगर गवर्नमेंट में पार्ट होना है तो वो गवर्नमेंट में जाए पहले, और उसके बाद वहाँ से सोशलिस्ट वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करे, तब हो सकता है। ठीक है, तो स्टेट वाले में सोशलिस्ट कंट्रीज़ क्या होती हैं, उनके पास काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जो उनके अंडर कंट्रोल होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमीज़ में दोनों ही होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी इंडिया है कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, मिक्स्ड कंट्री है, मिक्स्ड इकोनॉमी में आती है। मिक्स्ड मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट भी अपना मतलब उन लोग का भी कुछ ना कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे मान लो कि रेलवे हो गया, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट है, अभी ये कोई प्राइवेटाइजेशन में आया ही नहीं है। ठीक है, और कुछ कुछ जो है वो प्राइवेट भी हैं, जैसे आपका रिलायंस हो गया या अडानी ग्रुप हो गया, आदित्य बिरला हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पे ईजिली और फ्रीली अपने सेटअप कर सकते हैं। प्राइवेट वो उसको मिक्स्ड इकोनॉमीज होते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है, ये क्या है, टोटली क्या है, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी कि एक प्राइवेट पर्सन क्या कर रहा है, वो ओन कर रहा है। ठीक है, ये जो टाइप की इंडस्ट्री होते हैं इसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है। मतलब कि जैसे अभी भी मैंने एग्जाम्पल दिया, रिलायंस इंडिया लिमिटेड या टाटा हो गए या फिर आपके अडानी हो गए, ये सारे के सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको मैनेज वो वही लोग कर रहे हैं जो इनके ओनर हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट इनको जो रिक्वायरमेंट है लाइसेंस वगैरह या फिर लैंड एरिया प्रोवाइड कराना, परमिशन देना, ये सब करेगा, लेकिन ओनरशिप इज़ इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट पर्सन्स, बिजनेसमैन ओनली। इन कैपिटलिस्ट, इस टाइप के जो इकोनॉमीज़ होते हैं इनको बोलते हैं कैपिटलिस्ट। पूरा टोटली अगर गवर्नमेंट से अगर वो ओन है, गवर्नमेंट ओन कर रहा है, गवर्नमेंट ओनर है, तो वो सोशलिस्ट है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पर्सन या बिजनेसमैन उसको ओन कर रहा है तो उसे बोलते हैं कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो जनरली ये इसमें क्या होता है, प्राइवेट पीपल ही क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को ओन करते हैं। अब आ जाते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में। ये क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होते हैं एंड समटाइम्स द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स टुगेदर इस्टेब्लिश एंड मैनेज द इंडस्ट्री। दोनों के दोनों मिल करके ये इंडस्ट्री को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सेल हो गया या गेल हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। यानी कि गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो द ओनर 50% एंड 50% ओनरशिप इज़ द प्राइवेट। अब ये ऐसा नहीं है 50-50%, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 80% गवर्नमेंट कैन बी हैविंग द प्रॉफिट एंड 20% विल बी हैविंग द प्राइवेट प्लेयर। ऐसा भी हो सकता है कि 20% गवर्नमेंट इज़ देयर एंड 80% प्राइवेट पर्सन इज़ इन्वॉल्व। दीज आर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आ जाते हैं एंड द लास्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। दिस इज द न्यू इनोवेशन and the new advanced technology that is introduced in the secondary activity. अदरवाइज ये यहीं तक लिमिटेड था, जॉइंट सेक्टर तक, लेकिन ये हाईटेक इंडस्ट्री से बोलते हैं। ये भी एक नया इमर्जिंग क्या है, फील्ड है। दिस इज सिंपली नोन एज हाईटेक। ठीक है, इसको सिंपली हाईटेक बोलते हैं। ये लेटेस्ट जनरेशन का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है और ये सबसे अच्छे तरीके से तभी समझा जा सकता है जब इसका एप्लीकेशन R&D में है। यानी कि R&D में मतलब R&D में हो मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म इज देयर। These efforts leading to manufacture of products of an advanced scientific and engineering character। मतलब ये इसके हाईटेक इंडस्ट्री में क्या है कि इसके अंतर्गत कोई भी चीज़ बनाई जा रही है तो वो बिल्कुल रिसर्च एंड डेवलप करके, मतलब पूरा अच्छे से उसको साइंटिफिक वे में सोच समझ करके बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि फर्नीचर बनाना है तो चलो अंधाधुंध फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया,
या फिर ये सारे आयरन के पार्ट्स बनाना शुरू कर दिए, क्लोथ्स बनाना शुरू कर दिया, बल्कि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है, इसमें टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च वर्क की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोफेशनल वर्कर जो होते हैं जिनको वाइट कॉलर वर्कर बोलते हैं, या याद करो आप प्राइमरी एक्टिविटी में जब हमने पढ़ा था, तो जो प्राइमरी वर्कर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेड कॉलर वर्कर। अब यहाँ पे एक नया नाम आया है प्रोफेशनल, जिनका एक ही काम है, मतलब एक काम में वो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वाइट कॉलर वर्कर्स उनको बोला जाता है। ये ही ज़्यादातर इस वाले हाईटेक इंडस्ट्री में आपको पाए जाते हैं, मतलब दिखेंगे ज़्यादा। दीज हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट ग्रेटली आउट नंबर द एक्चुअल प्रोडक्शन ब्लू कॉलर वर्कर, ठीक है, जो एक्चुअली में नंबर ऑफ, जैसे मान लो 2000, 3000, 4000 क्वांटिटी ऑफ आइटम्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्चुअल प्रोडक्शन, उससे कहीं ज़्यादा ये क्या होते हैं, स्किल्ड होते हैं, मतलब कहीं ज़्यादा क्या होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, ठीक है। एंड वो साइंटिफिकली क्या करते हैं, चीज़ों को सोच के वो सारी चीज़ें जो हैं, कोई भी नई चीज़ बनानी है तो बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़, एक और कलर का मेंशन है, ब्लू कॉलर वर्कर। तो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर जो काम कर रहे हैं, उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। इतना याद रखोगे, तीन चीज़ अभी हमने जैसे देखा, रेड कॉलर वर्कर्स, ब्लू फॉर प्राइमरी एक्टिविटी मतलब प्राइमरी वर्कर्स, ब्लू कॉलर फॉर सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, और वाइट कॉलर इज़ फॉर दी प्रोफेशनल्स। अब ये जो टर्शरी हम पढ़ेंगे, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा स्पेशलिस्ट एंड स्किल्ड होते हैं, वो हो गए वाइट कॉलर वर्कर्स, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं एमसीक्यू में। नाउ ये ओके, नाउ रोबोटिक्स ऑन द असेंबली लाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन and manufacturing, electronic controls, smelting and refining processes, and the constant development of new chemical and pharmaceutical products are notable example of a high-tech industry. ये सारे के सारे यहाँ से अंडरलाइन कर लो आप, रोबोटिक्स से लेकर के केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यानी कि ये सारी जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो अभी, जैसे रोबोटिक्स हो गया, मतलब रोबोट्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मतलब कंप्यूटर के मदद से कोई भी चीज़ों की डिज़ाइनिंग की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, पहले उसका एक मॉडल तैयार किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, मतलब कंप्यूटर से या फिर मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। नए नए जो केमिकल्स हैं उसको कैसे हम मार्केट में देख सकते हैं, जिससे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मतलब मेडिसिन्स जो हैं जो मार्केट में बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या क्या केमिकल का यूज़ होता है, और अभी प्रेजेंट डे में कौन से केमिकल का हम इस्तेमाल करके उसको फर्दर जो मेडिसिन है या मेडिकल इंडस्ट्री है उसमें हम ला सकते हैं। दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू हाईटेक इंडस्ट्री। अब हाईटेक इंडस्ट्री की फीचर्स क्या क्या होते हैं, देखो, neatly spaced, low, modern, okay, dispersed office plant lab buildings rather than massive assembly structure, factories and storage areas mark the high-tech industrial landscape. ओके तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड है तो बड़े बड़े मशीन आपको यहाँ नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ मीडियम साइज़ के लैब्स वगैरह आपको दिख जाएंगे, थोड़े छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंटेड वाले चीज़ें होते हैं वो दिखेंगे, ज़्यादा डिस्पर्स्ड होते हैं मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, मतलब आपको ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं दिखेगा, बहुत अच्छे से यहाँ पे नीटली स्पेस्ड होगा, मतलब काम करने का जो इन्वायरमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा एंड कंपैटिबल होगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वर्कर जैसे हम फैक्ट्री में काम करना है, आपको लगेगा कि वी आर डूइंग सम वर्क इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। Planned business parks for high-tech startup have become part of regional and local development schemes, ठीक है। जो कुछ बिजनेस पार्क्स हैं हाईटेक इंडस्ट्री के लिए, वो जो है वो अब धीरे धीरे करके लोकल एरिया और उस किसी रीजनल एरिया मतलब पर्टिकुलर एरिया में वो क्या हो रहे हैं, अब धीरे धीरे करके इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। एंड लोकल डेवलपमेंट स्कीम्स, दे आर इमर्जिंग एंड दे आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट। High-tech industry which regionally concentrated, self-sustained, highly specialized are called technopolis. इस लाइन, ये जो 3 लाइन है इसे भी आप अंडरलाइन कर लो कि वो हाईटेक इंडस्ट्री जो कि रीजनली मतलब एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं, मतलब उनको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो खुद ही वो फुलफिल करेंगे, हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, रिसर्च वर्कर्स हैं, सो उसको बोलते हैं टेक्नोपॉलिस। क्या बोलते हैं उस एरियाज़ को, टेक्नोपॉलिस, ओके। सिलिकॉन वैली इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट, जो कि सैन फ्रांसिस्को में है, एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सियाटल आर एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोपॉलिस। ये सारे जो हैं दोनों एग्जांपल हैं आपके टेक्नोपॉलिस के, ठीक है। सिलिकॉन वैलीज़ में आपको पता होगा कि वर्ल्ड के जितने भी बिग कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जैसे फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, ट्विटर की जगह अब एक्स हो गया है, वो हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे के सारे जो हैं वो सिलिकॉन वैली में ही सिचुएटेड है, क्योंकि अब ये क्लस्टर भी तो है, ठीक है। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है, ये क्लस्टर भी तो होते हैं, एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं एक जगह पे उन्होंने अपने पूरा हब बना के रखा है, तो सिलिकॉन वैली इज़ अ हब ओनली, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द वर्ल्ड इकोनॉमी।
Iron and steel, textile, automobiles, petrochemicals and electronics are some of the world's most important manufacturing industry. जैसे अंडरलाइन कर लो कि ये सारी जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, ये सारे के सारे जो हैं अभी हमारे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा क्या हैं, इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं. ये अगर नहीं रहेंगे तो हमारे कोई भी डेली एक्टिविटीज़ हो गए या फिर डेवलपमेंट के जो रास्ते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे. ठीक है, या टोटली क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे. अब आ जाते हैं एमसीक्यू में इसके क्वेश्चन के, इस चैप्टर के. वी हैव फिनिश दिस चैप्टर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग. ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी मार्क द आंसर्स. सो ये इसमें से स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है इसे आपको चूज़ करना है. इसका आंसर बी होगा. शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर फुटलूज इंडस्ट्री. फुटलूज इंडस्ट्री हमने कल पढ़ा था कि जिसको कहीं भी सेटअप किया जा सकता है, उसके लिए कोई ऐसे बड़े एरिया की, मिनरल्स की, रॉ मटेरियल की, पावर की, ऐसा कोई ह्यूज उसकी ज़रूरत नहीं होती है. तो इसके लिए सारी चीज़ के लिए तो ज़रूरत होती है. स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड इंडिविजुअली. यानी कि एक पर्सन जो है वो सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. याद रखना, यहाँ पे लिख भी लो नीचे अंडरलाइन करके. लैंड, लेबर और कैपिटल मतलब तीनों चीज़ों को एक ही लोग संभाल रहे हैं, वो क्या हो गया, कैपिटलिस्ट हो गया. मतलब प्राइवेटली द मैन्युफैक्चरिंग और द प्रोडक्शन इज ओन्ड. थर्ड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज. ठीक है, जो रॉ मटेरियल बनाता है दूसरे इंडस्ट्रीज का सामान बनाने के लिए, फिनिश्ड फूड बनाने के लिए, उसके लिए वो रॉ मटेरियल वो इंडस्ट्री बना रही है. दैट इज द बेसिक इंडस्ट्री, उसको भी हमने पढ़ा. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, ओके वन मोर क्वेश्चन. Okay, this is the last one. Which one of the following pairs is correctly matched? Okay, so which is correctly matched here? The iron and steel industry, which is in Pittsburgh. Okay, that will be the answer of this question. Now, other questions, so I already told, you can discuss with me over the comment section. And okay, so we have finished this chapter 5. We will proceed to the next chapter next day. Thank you everyone.